निफ्टी ने ऑलमोस्ट 21,200 और बैंक निफ्टी ने 48,000 का लेवल टच कर दिया। अब ये तो डेफिनेटली क्लियर है, मार्केट बूम पर है, भागे ही जा रहा है, भागे ही जा रहा है, एक अच्छा खासा मूव आ ही रहा है। अब इस बीच में क्या हो रहा है ना, इधर से उधर से, नीचे से ऊपर से, आगे से पीछे से आईपीओ 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 आ रहे हैं कि भैया बुल मार्केट में जल्दी से आईपीओ ले जाओ, क्योंकि इन्वेस्टर्स में ना जोश भरा हुआ है। हाउ द जोश हाई, क्यों? उसका रीजन है, लोगों को चाहिए भैया मुझे कहीं ना इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाए, इधर उधर इधर उधर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाए, मुझे पैसा लगाना है। अब इस बीच बैक टू बैक आईपीओ आ रहे हैं और हम भी पूरी मेहनत से, शिद्दत से आईपीओ के वीडियोस बना रहे हैं, लोगों को एडुकेट कर रहे हैं, एनालिसिस दे रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ जीएमपी देखा हाँ भाई आईपीओ लगा लो, नहीं, उससे पता है इंपैक्ट क्या होता है। अभी लास्ट वीडियो में कमेंट में लोगों ने पूछा भी था कि आप जीएमपी डिस्कस क्यों नहीं करते हो। रीजन बताता हूं। सपोज करो आपके पास 4 आईपीओ खुले हुए हैं, जीएमपी चल रही है, 5वां आईपीओ लिस्ट में आ गया। अब डेफिनेटली यहां पर ना जीएमपी फ्लक्चुएट करेगा, फिर छठा आईपीओ आ गया और जीएमपी फ्लक्चुएट करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे डिमांड कम हो जाएगी, दूसरे की तरफ चली जाएगी। इस वजह से मैं कभी भी जीएमपी पे ध्यान नहीं देता। रियल जो यहां पर टेबल पे इन्वेस्टर ने छोड़ा है ना, मैं उस पर ज्यादा फोकस करता हूं। सेम हैपन हुआ था पेटीएम के टाइम, एलआईसी के टाइम और मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिलीवरी के टाइम। डिलीवरी में भी मैंने बोला कि यार ये सस्टेन करेगा नहीं, उसके बाद वो जीएमपी और अपने आईपीओ प्राइस से भी, इशू प्राइस से भी नीचे चला गया। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. इन दिनों आप लोगों का काफी प्यार मिल रहा है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। चलते हैं वापस से अपने एनालिसिस पे। हैप्पी फॉर्जिंग्स का आईपीओ आया है, देखते हैं कि भाई क्या चल रहा है, इन्वेस्टर्स का मूड कैसा है इस आईपीओ को लेकर, बिजनेस मॉडल क्या है, वैल्यूएशंस क्या है, फाइनेंशियल्स क्या है और फाइनली लगाना है तो कितना, नहीं लगाना है तो कितना नहीं लगाना है। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप डाइव करते हैं अपने एनालिसिस में। बट यस, बिफोर मूविंग हेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जैसे ये मुथूट माइक्रोफिन का, ये मैंने एक पेनी स्टॉक डाला था, लाइव वीडियो डाला था, इंट्राडे में 20% सर्किट पे हिट हुआ, क्या मजा आ गया, मूव आया, पूरा एक्सप्लेन भी किया था। आइनॉक्स के यहां पर आईपीओ डाल दिए थे, फिर उसके बाद हम लोगों ने इंडियन शेल्टर के डाले थे, ये ब्रेकआउट स्टॉक दिया था 60 रुपए का, अभी तक 8-10% रिटर्न दे चुका। डोम्स आईपीओ प्रोबेबली एक पहला आईपीओ वीडियो मेरा जो 50,000 टच कर गया। आईपीओ के अगर टेबल को सामने लाया जाए तो इंडियन शेल्टर ऑलरेडी एनालिसिस कर चुके, डोम्स ऑलरेडी डाल चुका, आइनॉक्स के एनालिसिस हम लोग डाल चुके, मुथूट माइक्रोफिन के एनालिसिस डाल चुके, मोती सन्स के आईपीओ के एनालिसिस डाल चुके। अब बारी आ रही है हैप्पी फॉर्जिंग्स की, यानी कि बीच में एक ये रह गया, या तो इसका मैं ट्विटर टेलीग्राम पे सिनॉप्सिस डाल दूंगा, अगर मिलता है तो 1 मिनट में एनालिसिस भी कर दूंगा। चलिए जी शुरू करते हैं हैप्पी फॉर्जिंग्स। अब एक चीज तो क्लियर है, ये जो सेक्टर है ना बहुत ही अच्छा सेक्टर है, लॉन्ग बिल्ड सेक्टर है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें लिस्टिंग गेन के लिए लगा सकते हो, आगे के लिए भी सेक्टर अच्छा चलेगा। लिस्टिंग गेन वालों के लिए क्या मिलेगा वो समझते हैं, क्योंकि इस ब्रैकेट में अगर चेक किया जाए, ये देखना, ये 19 से 21, ये भी 19 से 21, 18 से 20, तो यहां पर 20 तारीख तक फंड रिलीज नहीं होगा, इसका पैसा यूज नहीं होगा, इसका यूज नहीं होगा, इसका यूज नहीं होगा। तो इस ब्रैकेट में 18 से 20 के ब्रैकेट, 18 से 21 के ब्रैकेट में 5 आईपीओ आने वाले हैं और ये डेफिनेटली अब इन्वेस्टर्स का दिमाग खराब करने वाले हैं। तेरे पास जाऊं, तेरे पास जाऊं, तेरे पास जाऊं, किसके पास जाऊं मैं? देखते हैं किसके पास जाना है। शुरू करते हैं बिजनेस मॉडल से एज ऑलवेज। लेट्स स्टार्ट अबाउट हैप्पी फॉर्जिंग्स लिमिटेड, इनकॉर्पोरेटेड इन, इसमें और भी अच्छा ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड इन 1979। ओके, हैप्पी फॉर्जिंग लिमिटेड इज अ इंडियन मैन्युफैक्चरर स्पेशलाइजिंग इन डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग हैवी फॉर्जिंग एंड हाई प्रिसीजन मशीन्ड कंपोनेंट्स। तो मशीन के जो कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं ना, बड़े बड़े कंपोनेंट्स, जैसे कि भरत फॉर्ज है, तो ये उन सब में काम करते हैं। ठीक है, द कंपनी मैन्युफैक्चर्स, डिजाइन्स एंड टेस्ट वेरियस प्रोडक्ट्स सच एज crankshafts, front axle carriers, steering knuckles, differential housings, ट्रांसमिटेशन, ये वो ढेर सारा। मतलब इनके जो प्रोडक्ट लाइन है, अगर प्रोडक्ट लाइन की बात करूं तो काफी बड़ी प्रोडक्ट लाइन है। ये नहीं कि एक वर्टिकल के अलावा काफी सारे सेगमेंट्स वगैरह में काम कर रहे हैं। ठीक है, और कंपनी के कस्टमर बेस में क्या क्या नाम सामने आ रहा है, एएएम इंडिया नाम सामने आया, अशोक लीलैंड आ गया, लिस्टेड है, बोंगी फ्लो ये सामने आ गया, फिर उसके बाद दाना इंडिया आ गया, आईबीसीसी आ गया, इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स, जेसीबी जो बीच में बहुत मीम चला था, फिर उसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा भी सामने आ गया, मेरिटर हेवी भी सामने आ गया, एसएमएल भी सामने आ गया, स्वराज इंजन्स। मतलब काफी बड़े कस्टमर्स हैं। अब इन बड़े कस्टमर्स का बेनिफिट क्या होता है कि पेमेंट ना अटकती नहीं है।
पेमेंट अटकती नहीं है। आपने ऑर्डर दिया, आप एडवांस भी ले सकते हो कि भैया मुझे एडवांस दो, माल बनाना है। ऑर्डर बुक स्ट्रांग रहती है, पेमेंट रिसीवेबल्स जो है वो स्ट्रांग रहते हैं। चलिए जी, और कहां पर, ब्राजील, इटली, तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी है, यानी कि सिर्फ इंडिया में, ब्राजील, इटली, जापान, स्पेन, स्वीडन, थाईलैंड, टर्की, ये वो हर जगह, जैसे कहते हैं ना यहां पर वेलकम का मीम है, काफी फैला हुआ बिजनेस है, ये वही है। 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है यहां पर, कहां पर, 2 कंगवाल में है और एक दुर्गई में है, लुधियाना पंजाब में है, सारा कुछ मतलब पंजाब के अंदर ही है सब कुछ। एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 द ऑपरेशनल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी हैज इंक्रीज्ड, मतलब सेल्स वगैरह यहां पर बढ़ी है, ये तो हम फाइनेंशियल्स वगैरह के टाइम पर देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली डेट्स पे देखते हैं, डेट्स तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके, तो एक बार फिर भी नजर मार लेते हैं कि क्या कंपनी बोल रही है। चलिए जी, 19 तारीख को आईपीओ आएगा, 21 तारीख तक रहेगा, अगेन 3 दिन तक आईपीओ रहेगा। अलॉटमेंट आएगी 22 तारीख को, 26 तारीख को, क्योंकि अब होगा, क्योंकि यहां पर क्या हुआ, सैटरडे छुट्टी, संडे छुट्टी, मंडे भी छुट्टी, मेरी क्रिसमस की। 26 तारीख को आपको अलॉटमेंट के बारे में पता चलेगा कि रिफंड्स आए हैं या शेयर्स आए हैं, और 27 तारीख को आपको यहां पर लिस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं कि भैया किस भाव पे लेकर आ रहे हो वो बताओ। फेस वैल्यू 2 रुपए, ऑलरेडी 10 का 2 रुपए हो गया, लिक्विडिटी 5 टाइम्स बढ़ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मेजर इशू नहीं है। प्राइस बैंड रखा 808 से 850, हम हमेशा कट ऑफ प्राइस इसे डालेंगे 850 पे। ये हो गया 17 शेयर्स का एक लॉट। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब कंपनी बोल रही है मुझे चाहिए कितने रुपए, 1008 रुपए, 1008, जिसमें से सिर्फ 40% जाएगा यहां पर और बैलेंस जाएगा 60% यहां पर। ऑफर फॉर सेल का पार्ट थोड़ा सा ज्यादा है इन कंपैरिजन टू फ्रेश इशू। ये मैंने लास्ट टाइम भी चार्ट के हिसाब से समझाया था, फिर दोबारा से एक बार समझते हैं। क्यों? क्योंकि नॉलेज जितनी बार लो कोई बुराई नहीं है। चलिए समझते हैं। कंपनी ने कहा मुझे फंड्स रेज करने हैं, मुझे पैसा चाहिए, मुझे काम करना है, अपना काम आगे बढ़ाना है और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलनी है, मुझे और पैसा चाहिए। ठीक है, 2 तरीके हैं। पहला तरीका डेट ले लो, जिसको डेट को लोन भी बोल सकते हो, लिख ही देता हूं, लोन हो गया, मॉर्गेज हो गया, या प्लेज कर सकते हो, राइट। एक तरीका तो ये है बॉन्ड्स। दूसरा तरीका हो गया मेरे पास बैलेंस शीट में इक्विटी का, यानी मैं इक्विटी से पैसा रेज कर लेता हूं। अब अगेन 2 तरीके हैं इक्विटी में भी। पहला, या तो जिसको पहले ही इक्विटी इशू कर रखा है उसको ही और इशू कर दो, स्टॉक मार्केट में लिस्ट मत करवाओ, जैसे कि आप शार्क टैंक में देखते हो। एक तरीका तो ये हो गया, जिसको मैं यहां पर प्राइवेट प्लेसमेंट का नाम दे देता हूं। दूसरा हो गया स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवाना है स्टॉक मार्केट में। अब स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराने के 2 तरीके हैं। पहला, या तो ये प्राइवेट प्लेयर जो था, प्राइवेट इन्वेस्टर जो था, यही अपना माल बेच दे, इसको बोलते हैं ओएफएस। ये प्रमोटर भी हो सकता है, कोई एस इन्वेस्टर भी हो सकता है, या यहां पर फ्रेश इशू आ जाए, फ्रेश इशू आ जाए। अब इस पार्ट को समझना, अगर कोई कंपनी ये लेकर आती है यानी डेट से पैसा उठाती है, तो यहां पर फिक्स्ड इंटरेस्ट जाएगा ही जाएगा। कोविड हो, रिसेशन हो, प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, सेल्स हो रही है, नहीं हो रही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे पैसे चाहिए। ये आकर यहां पर लेनदार यही बोलेगा। जैसे आपने हेरा फेरी देखी है फर्स्ट वाली, वो बार बार ओमपुरी आकर कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता हो घनश्याम, मुझे मेरे पैसे चाहिए। ये वो पार्ट है, यानी कि यहां पर पैसा देना ही पड़ेगा। इस वाले पार्ट पे, इक्विटी वाले पार्ट पे कोई लायबिलिटी नहीं बनती है। अब यहां पर बेनिफिट क्या होता है, यहां पे आपका स्टॉक मार्केट में स्टॉक ट्रेड होता है, यहां पे स्टॉक ट्रेड नहीं होता है। यहां पर कम इशू, कम प्राइस पे इशू किया जाता है। जैसे आपने देखा मामाअर्थ ने 2-2 रुपए, 10-10 रुपए पे शेयर दिए, जोमेटो ने 1 रुपए पे दिया था इन्फो एज को, स्टॉक पे कहां लिस्ट हुआ, 70, 80, 100 रुपए के आसपास। दूसरा, यहां पे लिक्विडिटी रहेगी, यहां लिक्विडिटी नहीं रहेगी क्योंकि ट्रेड नहीं हो रहा है। ओएफएस, ये पैसा जाएगा सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास या प्रमोटर जो भी अपना माल काट रहा है, ये फाइनली पैसा जाएगा कंपनी के पास, जिसमें से आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना। यहां इंटरेस्ट देना, यहां भी पैसे कंपनी के पास है, बट यहां इंटरेस्ट नहीं देना, और इस पैसे से कंपनी अपनी सेल्स बूस्ट कर सकती है। तो ये था फंड रेस का चार्ट, इसकी फोटो निकाल लेना और 2-4 बैलेंस शीट और रीड करना, या जो और आईपीओ आ रहे हैं उनको भी रीड कर लेना। वापस आते हैं।
चलिए जी, तो कंपनी ने कहा जैसे सिर्फ 40% यहां पर पैसा जाएगा फ्रेश इशू में 400 करोड़, 60% पैसा जाएगा यहां पर फ्रेश इशू के अलावा ऑफर फॉर सेल में, यानी शेयरिंग शेयरहोल्डर्स के पास। बैलेंस है थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, 50-50 या 60-40, 70-30, और फाइनेंशियल से पता लगेगा और क्या क्या निकल कर आ रहा है इनके पास। नेक्स्ट, QIB एज ऑलवेज आपको बोल रहे हैं भैया मैक्सिमम आपको 50% देंगे। रिटेल वालों को कह रहे हैं यार तुम आ जाओ, तुमको ना 35% से ज्यादा दे दूंगा, और HNI कैटेगरी को भी बोल रहे हैं आपको भी 15% तो दूंगा ही दूंगा, उससे ज्यादा भी दे सकता हूं। रिटेल 1 लॉट अप्लाई करते हैं 14,450, फिर उसके बाद अगर 2 लाख से नीचे एप्लीकेशन है, ऐसे ब्रैकेट बना लेता हूं मैं हर बार, अगर 2 लाख से नीचे एप्लीकेशन है तो यहां पर लकी 13 लॉट से ऊपर गए, 2 लाख से ऊपर एप्लीकेशन हो गई, तो ऑटोमेटिकली जब आप अप्लाई करने जाओगे ना, आप अगर वहां पे लिखोगे 14 लॉट्स, तो वो ऑटोमेटिकली HNI कैटेगरी सेलेक्ट कर लेगा, और 10 लाख से ऊपर है आपकी एप्लीकेशन तो बिग HNI कैटेगरी में जाने वाला है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं जी। तो गर्ग फैमिली एक IPO लेकर आ रही है, तो कौन कौन है? पारितोष कुमार, आशीष गर्ग, मेगा गर्ग, आयुष कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, गर्ग ट्रस्ट। तो ये तो क्लियर है कि गर्ग फैमिली का यहां पर IPO आ रहा है। 88% होल्डिंग ऑलरेडी है, जो कि काफी अच्छी है यहां पर, बट बाकी पता चले कि बाकी कितनी है लिस्टिंग के बाद। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। एज ऑलवेज फाइनेंशियल, 2 ही साल के फाइनेंशियल्स दिए हैं यहां पर, जबकि कंपनी इतनी पुरानी है, इनको रीस्टेट करना चाहिए था फाइनेंशियल्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, एसेट से शुरू करेंगे। अच्छा एक चीज और, 2021 के फाइनेंशियल भी नहीं डाले, और यहां पर कॉलम देखूं तो यहां पर 6 महीने के 3 महीने के फाइनेंशियल्स भी नहीं डाले। चलिए कोई बात नहीं, जिसका IPO उसकी मर्जी, हम ठहरे इन्वेस्टर्स लोग। एसेट्स रुपीज इन करोड़, 1120 करोड़ के एसेट्स ऑलमोस्ट 15-17% बढ़ के हो गए 1300 करोड़, एक अच्छी खासी जंप तो है। रेवेन्यू की बात करूं 866 करोड़, और यहां पर भी सिर्फ 1200 करोड़। तो ये कॉलम देख के पता लग रहा है एसेट्स आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड, जो कि एज ऑलवेज मैं हर बार बताता हूं एज ए इन्वेस्टर ये बहुत अच्छी बात है। क्यों? जैसे जैसे ये पैसा उठाएंगे, सेल्स बढ़ेगी, ये एक बार इस कैपेसिटी से क्रॉस करेंगे तो समझ आता है। क्योंकि फॉर्जिंग्स में पता है क्या होगा, क्योंकि ये खुद ही मशीनरी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इन्हें भी ना एसेट हैवी रखने पड़ेंगे। इनकी ही खुद मशीनरी इतनी बड़ी बड़ी होंगी जिनसे ये और बड़ी मशीनरी या कंपोनेंट्स प्रोड्यूस करेंगे। रेवेन्यू 866 का 1200 हुआ, ऑलमोस्ट 30% जंप दिखाई दे रहा है रेवेन्यू में, बहुत अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को हमेशा इससे कंपेयर कर लेंगे, यहां पर डिवाइड का कॉलम लगाते हैं, तो 142 करोड़ का प्रॉफिट हुआ 866 पे, दैट इज ऑलमोस्ट यहां पर 15-17% के आसपास प्रॉफिट नजर आ रहा है। फिर उसके बाद जंप हो गया 208 करोड़ के आसपास, अच्छी खासी जंप दिखाई दे रही है। बोरोइंग्स की बात करूं तो बोरोइंग्स रिड्यूस हुई है 10% के आसपास है, ये एक अच्छी बात है, और रिजर्व्स बड़े हैं, बोरोइंग्स भी बड़े। सबसे अच्छी बात पता है क्या है? बोरोइंग्स का ग्राफ यूं गया, रिजर्व्स का ग्राफ ऊपर की तरफ गया, बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट, की वैल्यूज पे आ जाते हैं जल्दी से, और ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। इसको थोड़ा सेंटर में लेकर आते हैं। पी रेशियो 36 थोड़ा सा हाई है, रिटर्न ऑन इक्विटी 21% के आसपास चल रहा है, अच्छी खासी ग्रोथ है, तो एक स्टार मार्क कर देते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24% हो गया, रिटर्न ऑन नेटवर्क 21% के आसपास हो गया, क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, पैसा किस लिए उठा रहे हैं, क्या एक्सपेंशन वगैरह कर रहे हो कुछ, जरा देखें। फर्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं परचेज ऑफ इक्विपमेंट प्लांट एंड मशीनरी, परचेज करोगे तो सेल्स बढ़ेगी, जो कि एज ए इन्वेस्टर तो बहुत अच्छी बात है। प्री पेमेंट ऑफ ऑल और अ पोर्शन ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स, चलो यानी कि समझ आता है जो इन्होंने लोन लिया हुआ था जो 214 करोड़ था, वो यहां पर ये लोग रिड्यूस करने के मूड में हैं। चलिए जी, आ जाते हैं अपने फाइनल वर्डिक्ट पर। प्राइस बैंड 850 रुपए, जिसके लिए हम लोग इतनी बड़ी वीडियो बनाते हैं, वो पार्ट आ चुका है। प्राइस बैंड पर शेयर का, ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन। नंबर 1 डेफिनेटली अप्लाई करना है, क्यों? क्योंकि सेक्टर अच्छा लग रहा है, कंपनी के मार्जिन्स अच्छे हैं, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है इसकी जो ऑर्डर बुक है और इसके जो क्लाइंट्स हैं
वो एक नामी गिरामी क्लाइंट है, ये नहीं कि इधर से उठा लिया उधर से उठा लिया, टाइम पास सेल्स कर रहे हैं, किसी तरीके से जुगाड़ से चल रहा है, नहीं, अच्छे खासे सेल्स है। तो इनकी जो देखो अशोक लीलैंड की सेल्स बढ़ेगी, महिंद्रा की सेल्स बढ़ेगी, तो वो इससे सामान मंगाएगा तो इसकी सेल्स भी बढ़ेगी, ऐसे समझो ये लूप में चलता रहेगा, राइट। ऑटो सेक्टर तो काफी अच्छा भी कर रहा है, तो यहां पर प्राइस बैंड 850 के हिसाब से थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है मेरे हिसाब से। ये 700 750 तक एक बारी को आ सकता था, ताकि इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा सा और बूम मिल जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करूं, क्योंकि 5 आईपीओ जो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा, यहां पर ये देखो ये बैक टू बैक आईपीओ आ रहे हैं। अच्छी बात सिर्फ ये होगी कि यहां पर इंडियन शेल्टर का, डोम्स का, आइनॉक्स का, ये 3 का पैसा फ्री हो जाएगा हैप्पी वाले के लिए, बट बाकी इसका मुथूट का, मोती सन्स का, सूरज का, आरबीजेड का, इन सब का पैसा फ्री नहीं होगा। तो 5 आईपीओ फिर भी मेरे पास ब्लॉक पड़े हुए हैं। वापस आते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, यहां पे जो मैं एक्सपेक्ट करूंगा 35 टाइम्स प्लस होगा, एक अच्छा खासा, इनफैक्ट मोर देन दैट होगा। जैसे अभी हम लोगों ने देखा जब टाटा का IRED का आईपीओ आता, भर भर के लोगों ने पैसा दिया, राइट। यहां पर भी बुल मार्केट की अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट ओवर सब और लिस्टिंग इन 36 to 50% के आसपास लिस्टिंग गेन में एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो मैं डेफिनेटली मल्टीपल पैन अकाउंट से, मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई करूंगा रिटेल कैटेगरी में। HNI कैटेगरी में दे रहे 15%, वहां दे रहे हो 35%, तो 3-4 लॉट यहां से, 3-4 लॉट वहां से, 3-4 लॉट मम्मी के, पापा के, भाई के, दोस्त के, ड्राइवर के, नौकर के, कुत्ता के, बिल्ली के, सबके अकाउंट से अप्लाई करूंगा, ताकि एक ना एक या 2-3 में अलॉटमेंट भी आ गई तो भी मेरे पास अलॉटमेंट के चांसेस बेटर हो गए। ये थे हैप्पी फॉर्जिंग्स के आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। और भी जो भी आईपीओ बचे हैं सबके मैं एनालिसिस डालूंगा, नहीं भी डालूंगा तो भी एडुकेट करूंगा, सिनॉप्सिस डालूंगा ट्विटर पे या टेलीग्राम पे। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।